मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं मजबूर होकर मर्द का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज़ मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते हैं। एक दिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि वो एक लड़की से प्यार करते हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने जवान और खूबसूरत और अमीर हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम मालती है। मेरे माँ बाप की मैं इकलौती बेटी हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया। मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते ख़ानदान से था। मेरे पिता के 2 भाई और एक बहन थे। वो उनमें जायदाद को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। मेरे पिता सारा दिन अदालतों के धक्के खाते थे, क्योंकि मेरे चाचा और बड़े बाबा दोनों हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी तरह गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ममता की शादी है। ममता एक अमीर घर की बेटी थी। उसने मुझे अपने हल्दी के फंक्शन में स्पेशली इनवाइट किया था। उसी का फंक्शन ख़त्म करके घर आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी कि रास्ते में एक तेज़ रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो अपने आप को एक तय खाने में पाया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे, कैद थे, और कुछ जवान लड़कियां भी थीं जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता था और कुछ को तो कोठा पर भेज दिया जाता था। पुलिस ने इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और वो मुझे घूरता ही जा रहा था। मैं घबराकर एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था और सोच रही थी कि किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। तभी लड़कियाँ रो रही थी और बच्चे भी बिलक बिलक कर रो रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई। वो बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो गुस्से से ज़मीन को खोल रहा है। सोच रहा है कि जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैं उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कहाँ से आ गए? मेरे सवाल करते ही वो बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आए। सभी को भेड़ बकरियाँ की तरह मारने पीटने लगे और मारते हुए कह रहे थे कि चलो, तुम लोगों को कहीं और शिफ्ट करना है। यहाँ पर तकरीबन 50 लोग को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होती और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे इस दिन का डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगवा देते। हम लोग जिससे डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले गए। यहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। अब रोज़ ही होता और कब मैं इन नशों की आदी हो गई मुझे पता नहीं चला। और जो लड़का इंजेक्शन देता उसके पास जाने लगी और उसे अपने मन की सारी बातें शेयर करती और खूब रोती कि ये हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। इस लड़के ने मुझे वादा किया कि एक ना एक दिन तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा कर दूँगा। लेकिन इससे पहले किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुजरा। एक रोज़ हम लोगों की निगरानी पर जिस आदमी को रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आ गई और वो बेहोश होकर गिर गया।
हम सब मौका पाकर वहाँ से भाग निकले। यकीन करिए उस दिन हमें पता चला था कि आज़ादी क्या होती है। अपने जान सबको प्यारी होती है। हम सब अंधाधुंध भाग रहे थे। कुछ लोगों को गोली लग गई, कुछ लोग भाग दौड़ में जख्मी हो गए थे। मैं इतने ज़ोर से ज़मीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ़ से ज़्यादा यही सोचती कि कुछ भी करके यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो सारी ज़िंदगी इनकी कैद में रह जाऊँगी। ये एक सुनसान रास्ता था। इसके पास एक जंगल था। मैं उस जंगल में घुस गई थी और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल गई। रात बहुत हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैंने पैदल वहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद जब आँख खुली तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझे पूछताछ करने लगे थे। मैं घबरा गई थी कि दोबारा उसी में फंस ना जाऊं, इसलिए मुकर जाना बेहतर समझा। लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वो चीखने लगी थी। लोगों ने बताया कि मेरी माँ आज 5 महीने के बाद बात की थी। जब मैं अगवा हो गई तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर पर से बीमार हो गई थी और आज जब वो मुझे देखी तो चीख चीख कर रोने लगी। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला कि ये समाज लड़कियों के घर से भागने तो याद रखता है, लेकिन किसने अगवा कर लिया ये नहीं देखता। हर किसी ने अपने अपने सोच के मुताबिक राय दे देते हैं और दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे घर आते ही आस पड़ोस लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझसे सवालों की बारिश होने लगी। वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम भाग गई थी? माँ बाप के बारे में तुमने ज़रा भी नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप ये दुनिया छोड़कर चला गया। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने चुप रही। लोगों ने मेरी माँ से कहा, अगर तुम अपनी बदचलन बेटी को घर पर रखा तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने सब लोगों की बातें सुनी और खामोश रही, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और घर छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 12 बजे हम उनके घर पहुँचे। अचानक हमें अपने घर देखकर मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बैठाया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा सुनीता आंटी का एक बेटा था जो पागल था। वो मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। सुनीता आंटी के बेटे अमर की उम्र लगभग 22 साल थी, लेकिन वो बच्चों की तरह बिहेव करता था। उसकी माँ ने मुझे कहा, बेटी उसकी बात मान लो। मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज़ मार दी और वो बेहोश होकर गिर गया और पूरे 1 महीने अस्पताल में ट्रीटमेंट होने के बाद हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन इसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम माँ बेटी सबिता आंटी के घर तो रहने लगे। अमर सारा दिन अपने माँ के कमरे में पड़ा रहता या अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। अमर मुझसे घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया। मुझसे वो ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा वक्त गुजरने लगा।
सुनीता आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि हम लोगों को इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हम माँ बेटी को अपने घर में पनाह दी। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। अमर के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर में सुनीता आंटी और अमर ही रहते थे। कुछ दिन बाद सुनीता आंटी मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वो अमर की शादी मुझसे करना चाहती है। माँ ने सुनीता आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी कीमत मत मांगो, लेकिन मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर दें। सविता आंटी की डिसीजन सुनकर अब तो हम अपने रूह पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अमर से नहीं करूँगी, क्योंकि वो पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अमर के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वो चाहे जैसा भी था, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अब हम यहाँ से निकलेंगे तो मारे मारे फिरेंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सुनीता आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। कुछ दिन बाद मेरी शादी अमर से करवा दी गई। मेरी शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती। हमारी मजबूरी ने मुझे ये सब करने को मजबूर किया। मेरे दिन कुछ ऐसे ही गुजरने लगे। अमर मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारिन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी थी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है। कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती है। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अमर की हालत में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। अमर की सुधरता हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अमर जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा दिन अमर की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और अमर की हालत में सुधार होने लगा। अब वो पहले से बेहतर हो गया, लेकिन अमर के ठीक होते ही पता नहीं मेरे सास को क्या हो गया कि वो मुझसे नफरत करने लगी, मेरे प्रति अमर को भटकाने लगी। इन बुरे हालातों में भी मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरे ससुराल वाले ने मेरा साथ नहीं दिया और अचानक मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर और बढ़ता गया। वो मेरे पति को अमर को कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अमर पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसा कहती वो उन्हीं के इशारों पर चलता। हम साथ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक दिन मेरी किस्मत में एक नया मोड़ लिया। अचानक पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई।
क्योंकि हमारे रिश्ते में जो दरार थी वो आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में ये डर था कि पता नहीं अमर एक अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया वो अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले के एक औरत से बात की जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वो मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मैं अबॉर्शन नहीं कर सकती। अगर हमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई और 9 महीने मेरे लिए 9 साल की तरह गुजरा था। कुछ दिन बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद अमर और मेरे सास का रवैया पहले से कुछ बेहतर हो गया था, पर दोनों मुझे भले ही ना पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और मेरे जैसी बदकिस्मत के लिए यही काफ़ी था। धीरे धीरे मेरे दिन कुछ ऐसी तरह गुजरते न लगे और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। ये बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति अमर किसी काम से बाहर गए थे, पर वापसी पर आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग तो मेरे बच्चों के सब कुछ थे। ये सब सोच सोच कर सारी रात मुझे नींद नहीं आती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल को मोहल्लों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता और नहीं तो लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं। लोगों के घर काम करने जाती तो वहाँ पर उनके घर के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन मैं यूं ही ऐसे ही भटकते भटकते जा रही थी कि मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वो किडनैपर हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग सकें, लेकिन फिर से परेशानी बनी थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसलिए मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द की पोशाक में डाल लिया। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ और मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी। वो साहब बहुत अच्छे थे। वो मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते हैं। धीरे धीरे साहब और मेरे बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरा सफ़र भी अच्छा गुजर जाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, क्या आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की देखी थी और उसी समय प्यार करने लगा था, पर ज़िंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ नहीं सका। वो लड़की कहीं खो गई, पर वो किस्मत की मारी थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि अगले दिन उस लड़की की तस्वीर को मुझे दिखाएंगे। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और उस लड़की की किस्मत के भी बारे में सोच रही थी कि वो लड़की कितनी किस्मत वाली है, जो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उसे 7 साल से मोहब्बत करता है और उसी की यादों में अभी तक शादी नहीं किया था। जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़कर साहब को लेने गई, जब वो गाड़ी में बैठे थे, कुछ दूर जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर को दिखाइए। कौन है वो खुशनसीब? कौन है जिससे आप प्यार करते हैं? उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर निकाल कर मुझे दिखाई तो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो साहब ने मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी,
पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था और गाड़ी अचानक ब्रेक लगने पर रुक गई थी। उस साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि मैं किस ध्यान में थी। उसने मुझे बताया कि 7 साल पहले उसका पिछला रिकॉर्ड क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और उस लड़की को भी निकालेगा। उसने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब से मैंने उस लड़की को देखा था, उसके प्यार में गुम हो गया था और इस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ पर सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि उसने एक बार अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहाँ पहुँचा तो लोग से पता चला कि उसके पिता उसकी जुदाई में मर गए। उसके बाद उस लड़की और उसकी माँ को समाज से निकालने की धमकी दी गई, जिसे वो लड़की और उसकी माँ ये गांव छोड़कर कहीं चले गए। मैंने पढ़ाई अच्छी की थी, लेकिन गलत संगत की वजह से क्रिमिनल बन गया था। उस वक्त अपने साहब की बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं वो लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया है और मैं एक मर्द की भेष में रहने लगी हूँ। साहब को जब पता चला कि मैं मालती हूँ, मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने अपने ऊपर बीती हर बातों को उनको सुनाया और उन्हें मुझे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुखों को दूर कर दूँगा और तुम्हारे बच्चों को भी अपना लूँगा। साहब ने बताया कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो तुम्हें देखकर मैं इस बुरी संगत से दूर जाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम भी मुझसे बिछड़ गई। फिर मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरी पढ़ाई शुरू कर दिया। इसकी वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तो तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। साहब की बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला था। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाया। वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने दुख झेले थे, साहब ने आकर मेरे दामन में खुशियाँ भर दिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।